दामिनी और कजरी अब ऐसे बात कर रहे थे जैसे बरसों की दोस्ती थी। दामिनी जानती थी कि उसका तीर निशाने पर लगा है। कजरी बोतल में उतार चुकी है। वो दामिनी को वो सब बता देगी जो वो मालूम करना चाहती है और इस बात का किसी से जिक्र भी नहीं करेगी। दामिनी अच्छी तरह जानती थी कि अगर ठाकुर को ये पता चला कि वो उनके खानदान के बारे में नौकरों से पूछती फिर रही है तो ये दामिनी के लिए ठीक ना रहता, और ऊपर से वो ठाकुर को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए इस बात को गुप्त रखना चाहती थी। बातों बातों में दिल गले को आ गया था, इसलिए दामिनी जानती थी कि अब उसे वापस जाना पड़ेगा। उसने कजरी को अगले दिन पक्का हवेली आने को कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ चली। वो चाहती थी कि अगले दिन कजरी हवेली आए और वो उससे वो सब मालूम कर सके जो वो करना चाहती थी। कार चलाती दामिनी हवेली पहुंची तो हैरान रह गई। हवेली के कंपाउंड में पुलिस की जीप खड़ी थी और कुछ आदमी एक तरफ खड़े नीची आवाज में कुछ बात कर रहे थे। दामिनी कार से उतरी और आगे बढ़ी ही थी कि एक तरफ से आवाज आई, सलाम अर्ज करता हूँ मोहतरमा। वो पलटी तो देखा कि इंस्पेक्टर दानिश पठान खड़ा हुआ था। क्या हो रहा है ये सब? दामिनी ने पूछा। लाश मिली है, एक इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। यहीं हवेली के कंपाउंड से। कैसी लाश? दामिनी ने चौंकते हुए पूछा। ओजी लाश तो लाश होती है, पठान सिगरेट का काश लेता हुआ बोला। ऐसी लाश वैसी लाश मैं कैसे बताऊं? लाश तो सब एक जैसी ही होती हैं। पिताजी कहाँ है? दामिनी ने पठान की बात सुनकर झुंझलाते हुए पूछा। दामिनी, ठाकुर की आवाज आई। दामिनी ने फौरन अपने सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। औरों के सामने तो उसे यही दिखना था कि वो अब भी ठाकुर से पर्दा करती है। भले अकेले में शर्म के सारे पर्दे उठा देती हो। आप अंदर जाइए, हम आपको बाद में बताते हैं, ठाकुर ने उससे कहा और खुद पठान से बात करने लगे। दामिनी धीमे कदमों से हवेली के अंदर आ गई। उसने आते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई पर लाश जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, बाहर खड़े आदमी उसे देखकर नीची आवाज में कुछ बात कर रहे थे। अपने कमरे में आकर दामिनी फौरन खिड़की के पास आई, पर जिस तरफ उसके कमरे की खिड़की खुलती थी वहां से कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसमें बैठा पठान अब भी सिगरेट के कश लगा रहा था। कपड़े बदलकर दामिनी नीचे आई। वो पठान क्या कह रहा था? लाश? उसने बड़े कमरे में परेशान बैठे ठाकुर से पूछा। हाँ, हवेली के पीछे के दीवार के पास मिली है। लाश? क्या अब तो सिर्फ हड्डियां बची थी, सिर्फ एक कंकाल, ठाकुर ने परेशान आवाज में कहा। हवेली में लाश? दामिनी को जैसे यकीन नहीं हो रहा था। किसकी थी? क्या पता, ठाकुर ने भारी आवाज में कहा। अब तो सिर्फ हड्डियां ही बाकी थीं, पर यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं। बरसों से हवेली में कोई आया गया नहीं। दामिनी परेशान सी बोली। यही बात तो हमें परेशान कर रही है। हमारी ही हवेली में एक लाश गड़ी हुई थी और हमें ही कोई अंदाजा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर की आवाज में गुस्से झलक रहा था। पठान क्या कह रहा था? उसे किसने खबर की? दामिनी सामने सोफे पर बैठते हुए बोली। आपके कहने पर हमने कुछ आदमी सुबह बुलवाए थे हवेली के कंपाउंड में सफाई करने के लिए। ये लोग पीछे उगी हुई खत्मियां काट रहे थे, तब इनको वो लाश दिखाई दी। इन्हीं में से कोई एक पुलिस को खबर कर आया। और वो पठान क्या कहेगा? एक मामूली पुलिस वाला है, ठाकुर ने कहा। दामिनी दिल ही दिल में ठाकुर की इस बात से सहमत नहीं थी। दामिनी को पठान उन आदमियों में से लगता था जो बाल की खाल निकालने में यकीन रखते थे। वो शक्ल से ही एक खड़ूस पुलिस वाला लगता था जो हर चीज को अपने बाप का माल समझ के हड़पने की कोशिश करते हैं। मालकिन, आपकी चाय? सुनकर दामिनी पलटी तो पीछे सरला चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। दामिनी भूल ही गई थी कि आते हुए उसने सरला को चाय के लिए बोला था। सरला ने उसे बताया था कि वो खाना तो नहीं पर चाय वगैरह बना सकती थी। दामिनी ने चाय लेकर सरला को जाने का इशारा किया और फिर बात करने के लिए ठाकुर की तरफ पलटी ही थी कि हवेली के कंपाउंड से कार की आवाज आई। कंपाउंड बड़ा होने के कारण कार से भी हवेली के बाहर के दरवाजे से हवेली तक आने में तकरीबन 3 मिनट लगते थे। ठाकुर और दामिनी खामोशी से धीरे धीरे पास आती कार की आवाज सुनते रहे।
कार हवेली के बाहर आकर रुकी और ठाकुर का वकील लक्ष्मण प्रसाद एक बाग उठाए हवेली में दाखिल हुआ। ठाकुर के हाव भाव से दामिनी समझ गई कि उन्होंने ही उसे फोन करके बुलाया था। लक्ष्मण प्रसाद के आते ही दामिनी उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी कि ठाकुर उसके सामने वकील से बात नहीं करना चाहेंगे, इसलिए खुद ही उठ गई। लक्ष्मण प्रसाद के बारे में सोचती दामिनी अपने कमरे में पहुंची। लक्ष्मण प्रसाद को उसने अपनी शादी में पहली बार देखा था। वो उसके पति वीरभद्र का बहुत करीबी दोस्त था। ठाकुर के सारे बिजनेस के कानूनी पहलू वो ही संभालता था। सब कहते थे कि वो वीरभद्र का दोस्त कम चमचा ज्यादा था, पर दामिनी को वो हमेशा आस्तीन का सांप लगा। ऐसे सांप जो आपके ही घर में पलता है और वक्त आने पर आपको भी डस सकता है। इन 10 सालों में वही एक था जो अब भी रिश्ता रखे हुए था, बाकी तो अपने भी रिश्ता छोड़ गए थे। ठाकुर उसकी इस हरकत को उसकी हवेली के साथ वफादारी समझते थे, पर दामिनी जानती थी कि लक्ष्मण प्रसाद सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे भी ठाकुर से हर महीने के लगे बंधे पैसे मिलते थे। भले ही उसने सालों से ठाकुर के लिए कानून का कोई ना किया हो, बल्कि उसके सामने ही ठाकुर का भतीजा ठाकुर की सारी राजवर्धन सिंगदाद उनकी नाक के नीचे से ले गया था और लक्ष्मण प्रसाद ने कुछ ना किया था। जो बात दामिनी को खटक रही थी वो ये थी कि मरने से कुछ दिन पहले वीरभद्र ने उसे बताया था कि लक्ष्मण प्रसाद ने उससे 25 लाख उधार मांगे थे। किस लिए वो नहीं जानती थी। क्या उसके पति ने लक्ष्मण प्रसाद को वो पैसे दिए थे, ये भी वो नहीं जानती थी। और अगर दिए थे तो क्या लक्ष्मण प्रसाद ने अब तक ठाकुर को वो पैसे वापस किए। दामिनी ने दिल में सोच लिया कि वो आज रात ठाकुर से ये बात पूछेगी। दामिनी अपनी ही सोच में थी कि उसे अचानक सरला का ध्यान आया। उस बेचारी का आज हवेली में दूसरा ही दिन था और आज ही उसने ये सब देख लिया। जाने उस पे क्या गुजरी होगी, सोचते हुए दामिनी ने अपने कमरे के बीच का दरवाजा खोला और सरला के कमरे में दाखिल हुई। सरला वहां नहीं थी। दामिनी दरवाजा खोलकर उस कमरे में पहुंची जहां उसने सरला को बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा था। बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी, मतलब के सरला यहीं है। दामिनी वहीं कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई और सरला के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और उसके साथ ही दामिनी की आंखें भी खुली रह गई। सरला नाकार बाथरूम से बिल्कुल खुली बाहर निकल आई थी। उसकी नजर कमरे में बैठी सरला पर नहीं पड़ी और वो सीधी कमरे में शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने सर पर तौलिया लपेटा हुआ था जिससे वो अपने बाल सुखा रही थी। जल्दी नहाकर आया कर कमरे से समझी, दामिनी ने उससे कहा। सरला ने रजामंदी में सर हिलाया। वो अभी भी शर्म से सर झुकाए खड़ी थी। कपड़े पहनकर नीचे आ जा, रात के खाने का वक्त हो रहा है, खाना बनाना सीख ले जल्दी से तू, कहते हुए दामिनी कमरे से बाहर निकल गई। उसने ये सोचकर राहत की सांस ली कि हवेली में लाश मिलने की खबर से सरला परेशान नहीं दिख रही थी। तो अब पठान का क्या करना है। ठाकुर इंद्रदेव सिंह कह रहे थे, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, उसे मैं संभाल लूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लक्ष्मण प्रसाद ने जवाब दिया। और उसे ये भी समझा देना कि हमारे सामने दोबारा ऐसे बात की जैसे आज कर रहा था तो उसकी लाश भी कहीं ऐसे ही गढ़ी हुई मिलेगी। ठाकुर गुस्से में बोले, आप चिंता ना कीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस अगले हफ्ते केस के दिन टाइम पे कोर्ट पहुंच जाएगा, लक्ष्मण प्रसाद कह रहा था। लक्ष्मण प्रसाद और ठाकुर उठकर खड़े हो चुके थे। लक्ष्मण प्रसाद अपने सारे कागज समेटकर अपने गमे रख रहा था। तभी दामिनी को ऊपर से सरला के सीढ़ियां उतरने की आवाज आई। वो दीवार की ओर से निकली और सर पर घूंघट डालकर किचन की तरफ बढ़ चली। उसके बड़े कमरे में आते ही ठाकुर और लक्ष्मण प्रसाद दोनों चुप हो गए। रात को सरला के सोने के बाद दामिनी फिर उठकर अपने ससुर के कमरे में पहुंची। ठाकुर अब भी बड़े कमरे में ही बैठे हुए थे, चेहरे पर परेशानी के भाव लिए। क्या हुआ पिताजी, अब तक सोए नहीं आप, दामिनी ने पूछा। उसने देख लिया था कि दामू काका भी अब तक हवेली में ही था। नहीं, नींद नहीं आ रही,
ठाकुर ने जवाब दिया। दामिनी ठाकुर को पीछे जा खड़ी हुई और उनके सर पर हाथ फेरने लगी। चलिए आपको हम सुला देते हैं, उसने प्यार से कहा। ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से घुमाकर अपने सामने बैठाया। आप जाकर सो जाइए, आज हवेली में जो कुछ हुआ उसे लेकर हम थोड़ा परेशान हैं। दामिनी ठाकुर का इशारा समझ गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने से दामू काका चाय की ट्रे लिए आता दिखाई दिया। दामिनी चुप हो गई। और तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।